क्लास आज जो चैप्टर है वो जो है 11th क्लास के लिए है पद्माकर। पद्माकर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1753 में हुआ था, और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके बारे में कुछ जीवन परिचय भी इनका देख लेते हैं। रीतिकालियों में अगर रीतिकाल कवि में बेसिकली आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हमारा जो हिंदी साहित्य है उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जो आज की डेट में चल रहा है। रीतिकाल की अगर हम बात करें स्पेसिफाई, तो उनके जो कवि हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर नाम अगर हम किसी का सुनते हैं तो वो पद्माकर है। वे बांदा जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के निवासी थे। उनका परिवार जो है कवित्वमय, मतलब कि उनके परिवार में बहुत सारे कवित्र रहे। उनके पिताजी भी कवित्र रहे हैं, उनके और भी जो है फैमिली मेम्बर कवि रहे हैं। तो इसीलिए उनके परिवार का जो वातावरण रहा है कवित्वमय रहा है, मतलब कविताएं तो उनके खून में है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। उनके पिता के साथ उनके कुल में अन्य लोग भी कवि थे। उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया। इतने सारे लोग उनके कुल में, उनके परिवार में जो है कवि थे। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार, बेसिकली बूंदी जगह के जो है वहाँ के राज दरबार में रहे, की ओर से उन्हें बहुत सम्मान और दान आदि मिला था। पन्ना महाराज उन्हें बहुत से गांव दिए थे। पन्ना महाराज राजा का नाम है। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि, ये अच्छे से याद रखिएगा कि उन्हें जो है पद्माकर को कविराज शिरोमणि की जो उपाधि है, जो एक टाइटल है, वो जयपुर नरेश ने दिया था। और उनके साथ साथ उपाधि और जागीरें वगैरह भी दी थी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, ये सारी जो है बहुत फेमस रही हैं। इसके साथ हम अगले की बात करते हैं तो उनकी जो कविताएं थी वो कैसी थी। पद्माकर ने बहुत ही सजीव मूर्त विधान दिया है। अपने कल्पना को, प्रेम और सौंदर्य का जो वर्णन है उनकी कविताओं में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है। बहुत वो कहते हैं ना, बारीक से बारीक जो जानकारी है उन्होंने अपनी कविताओं में दी है। उनमें ऋतु वर्णन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और एकदम सजीव देखने को मिलता है कि हमें ऐसा लगेगा कि हम उस ऋतु को में होने वाले जो चेंजेस है, मौसम में जो होने वाले चेंजेस अपनी आंखों से देख रहे हैं। चित्रात्मक शैली है, इसीलिए कहा जाता है। उन्होंने अलंकारों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है, कहा जाता है। भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है रही है। काव्य गुणों का निर्वाह उन्होंने उनके छंदों में भी देखने को मिलता है। गतिमय, प्रवाहमयता, इन सारे इनके सवैये और कवि सबसे ज़्यादा इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। ये 2 छंद के प्रकार हैं, वैसे अन्य किसी कवि में दिखाई हमें नहीं देता है। इनकी जो एक कहते हैं ना अनुप्रास द्वारा जो इन्होंने ध्वनि चित्र है वो बहुत अच्छे से, मतलब कि एक हमें ऐसा लगेगा कि जो हम कविताएं पढ़ रहे हो हमें सुनाई दे रही है। ध्वनि जो है, वर्ड्स, ध्वनि जैसे उत्पन्न करने वाले वर्ड्स इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। हमारी जो पुस्तक हम उसमें देखते हैं कि पहले कविता में कवि जो है प्राकृतिक वर्णन का वो कर रहे हैं, प्रकृति से संबंधित है। वसंत ऋतुओं का राजा, ये हम सबको जानते हैं। वसंत का आगमन कैसे हुआ, प्रकृति में क्या क्या चेंजेस आ गए, कैसे मनुष्यों की दुनिया में परिवर्तन आया, इन सब का वर्णन हम देखने को मिलेगा हमें। इसके साथ दूसरे कविता में हम देखेंगे कि गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह नहीं करते हैं। अंतिम कविता में हम देखते हैं कि कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन भौरों की गुंजार, मोरों के शोर, सावन के झूलों से किया है। मेघ बरस रहा है, लेकिन मेघ में जो बारिश है, जो पानी बरस रहा है, ऐसा लग रहा है नेह बरस रहा है, मतलब प्यार बरस रहा है। ठीक है, तो इनकी कविताएं पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लाइन वाइज शुरू कर देते हैं कि आपकी जो पहली कविता है वो जो है प्रकृति के ऊपर है, जहाँ पे जो है आपको पता चलेगा कि वसंत का आगमन कैसा होता है। ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत को, तो हम इसी पे चलते हैं। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, यहाँ पे कवि कह रहा है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। बाग बगीचों में जो है भौरों की भीड़ जो है, एक कहते हैं ना भांति कुंजन, मतलब एक तरीके से लाइन जो है, भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। और डोर 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 झौरन पे बौरन के हो गए। बौरन बेसिकली एक कहा जाता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो छोटा रूप होता है, बेबी फ्रूट्स हम कह सकते हैं, वो जो है आ गए हैं डालियों पर। डोर पर मतलब डालियों पर जो है हम देखते हैं कि जो पौधे हैं उनके जो बेबी फ्रूट्स हैं वो आ चुके हैं, मतलब कि अब पेड़ों पे जो है डालियों पर बौर आ गए हैं। अब फल आने का समय बहुत निकट है। कहे पद्माकर सु औरो भांति गलियाने, यहाँ पे पद्माकर कह रहे हैं कि जो युवक है, सुंदर युवक है, एक कहते हैं ना छैल छबीले, यहाँ पे छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए। तो जो छैल छबीले जो नव युवक है वो मस्ती में गलियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें प्रेम भावना बहुत ही ज़्यादा बलवती हो जाती है।
और भांति विहग समाज, विहग समाज मतलब पक्षियों का समाज में आवाज़ होती, वो भी जो है आवाज़ें निकालने लग जाते हैं, उनकी भी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, चहचहाने की आवाज़। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वे गए, मतलब ये कहा गया है कि अभी जो वसंत है वो तो आया ही, अभी 2 दिन ही हुए हैं ऋतुराज के वसंत के आगमन की, तो हमें इतनी सारी प्रकृति में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और रस और रीति औरो राग और रंग, इसका मतलब है कि अभी जैसे जैसे वसंत और आगे आएगा हम और रंग रास रीति में परिवर्तन देखेंगे। और तन और मन हो गए, मतलब मनुष्य में जो चेंजेस आएंगे, मनुष्य में चमत्कारी परिवर्तन आएंगे, उसके तन मन में उत्साह का संचार हो जाएगा। तो यही है जो वसंत के आने पर जो है एकदम से सारी चीज़ें में परिवर्तन ला देता है। इसमें बहुत सारी जगहों पर अनुप्रास अलंकार है, और छंद की अगर मैं बात करूँ तो कवित छंद है यहाँ पे, ठीक है। और भाषा जो है इनकी भी ब्रज ही है, क्लियर। इसी के साथ यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भीड़ भौर में हो गया, छल छबीले छल छबिये में हो गया, इस सब में जो है आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पद पे चलते हैं। नेक्स्ट इनका जो है यहाँ पे है गोकुल के कुल के गली में गोप गाँव के। यहाँ पे कहा गया है कि गोकुल का जो गाँव है, जो वहाँ पे जो गलियाँ हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, होली का अवसर चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव के, वहाँ के जो कुल है परिवार है, वहाँ पे गली में जो है गांव गांव में जो है सब जो है क्या सड़कों पे उतर आए हैं। जो लगी कछु को कछु भागत भने नहीं, सब एक दूसरे को जो है एक तरीके से भाग रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। कहे पदमाकर परोस पिछवाड़न, मतलब कि वो घर के आगे भी है पिछवाड़े भी है, मतलब कि आगे और बैक साइड दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जो है होली खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं जो एक तरीके से नवयुवक हैं, द्वारन के दौर गुण अगुणों गने नहीं, मतलब कि वो हर एक द्वार पे जाके जो है मस्ती कर रहे हैं, दरवाजे पे जो है होली खेल रहे हैं। उनको गुण और अवगुण, अच्छा और बुरा, किसी की कोई परवाह ही नहीं है, बस वो अपनी मस्ती में ही लीन है। तोलो चलित चतुर सहेली, अब यहाँ पर एक जो है लड़की है, यहाँ पे गोपी का भी वर्णन किया गया है कि गोपी पर जो है तोलो चलित चतुर सहेली याहू कोई कहू। अब यहाँ पे जो है एक जो है चतुर सहेली थी, एक गोपी थी जिसके ऊपर जो है रंग लग गया है। अब यहाँ रंग भी क्या है देखो, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। अब यहाँ पे जो है उसकी सहेली वो कह रही है कि तुम जो है ये जो रंग लग गया है तुम्हारे ऊपर, होली का जो रंग उन्होंने पिचकारी मार दी है उसको निचोड़ लो। तो उसकी सहेली कहती है नीके ते निचोरे ना ही करत मने नहीं, अब इसको निचोड़ने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है। अब क्यों मन नहीं कर रहा है, सवाल तो आएगा आपके मन में। देखो, हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी। अब ये क्या है कि उस पर जो लगा है वो श्याम रंग है। अब श्याम रंग में यहाँ पे 2 मीनिंग जाएंगे। देखो, एक तो काला रंग लग गया, ठीक है, श्री कृष्ण काले थे, ठीक है। और दूसरा जो है श्याम रंग, कृष्ण के प्रेम का रंग, ठीक है। किसके प्रेम का रंग, श्री कृष्ण के प्रेम का रंग। तो अब यहाँ पे है कि कृष्ण के प्रेम का रंग लग गया है, चुराई चित्त चोरा चोरी। उन्होंने मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है वो इसी तरीके से चुरा लिया है, और इसीलिए मैं जो ये उनका श्याम रंग है, ये जो उनका प्रेम का रंग है, उसको निचोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। ये गोपी कहती है। बोरत तो बोरियों पर निचोरत बने नहीं, बोलने को तो मैं श्याम रंग में डूब गई हूँ, एकदम बोर गई हूँ। बोलने का मतलब डूब जाना, उसमें लिप्त हो जाना, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपने प्यार रंग में तो रंग लिया है, पर निचोरत बने नहीं, पर मैं इसको निचोड़ के इसको अलग नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं इस पानी को, इस होली के रंग को निचोड़ कर, एक है ना उसकी चुनरी जो भीग गई है, अब वो भीग कर उस रंग को जो है अलग करेगी, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जो प्रेम का रंग था श्री कृष्ण का, वो भी जो उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो श्याम रंग, जैसे मैंने कहा 2 मीनिंग है, तो श्लेष अलंकार आ जाएगा। एक काला रंग है, दूसरा कृष्ण के प्रेम का रंग है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है, गली के गोप गाउन, चलित चतुर चिराई चित चोरा चोरी में, बोरियो तो बोरियो में, ठीक है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, कवि छंद है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट ये जो है पद होगा हमारा। इस पे जो है, इसमें भी जो वर्णन अगर मैं बात करूँ तो मौसम का ही वर्णन है, वर्षा ऋतु आ चुकी है उसका वर्णन है, ठीक है। भौरन को कुंजर विहार मन कुंजन में, यहाँ पे कवि वर्षा ऋतु का मोहक वातावरण का चित्रण करते हुए क्या कह रहे हैं कि इस ऋतु में भौरे, आपको ही पता है भौरे कितने गुंजायमान होते हैं, ठीक है। बागों में जो घूमते घूमते आपको दिख ही जाते होंगे काले रंग के भौरे, तो बाग बगीचों में गुंजार करते हुए दिख जाते हैं। मजुल मलारन को गवानो लागत है, यहाँ पे वो गुंजार करने में लगे हुए हैं। और मजुल मलारन, मलारन जो है एक होता है ना, आपको पता ही होगा कि अलग अलग राग होते हैं, तो मलारन मतलब मल्हार राग, ठीक है, जो अक्सर वर्षा ऋतु में गाया जाता है।
क्लियर। तो यहाँ पे यही है कि उनकी जो गुंजाइन मान है, उनकी जो आवाज़ है भौरों की, ऐसा लग रहा है कि मल्हार राग जो है बज रहा है, ठीक है, वो जो है गाया जा रहा है। भौरों की आवाज़ ही जो है मल्हार राग में हमें परिवर्तित होती हुई सुनाई देती है। कहे पद्माकर गुमाना तो मानूं ते, यहाँ पे पद्माकर कहते हैं कि हमें जो है खुद पे जो है प्रियतम जो है, यहाँ पे फिर से वो जो है एक गोपी और उसको ले आए हैं। यहाँ पे कहे पद्माकर गुमाने तो मानहू ते प्राणो तो प्यारे मन भावनो लागत है। यहाँ पे इस सीज़न में जो बारिश का मौसम है उसमें जो हमारा प्रियतम है बहुत ही प्यारा और मन भावना लागत है, जबकि वो क्या करके बैठा हुआ है, गुमान करके बैठा हुआ है, अपने पे कहते हैं ना नाराज होके बैठा हुआ है, एटीट्यूड दिखा रहा है। तो मानो उसको मनाने में भी हमें बहुत ही प्यार आता है। मनाओ का मतलब क्या कि उसे मनाने में भी इस समय हमें प्यार आता है, मन भा जाता है उसको, एक कहते हैं ना मन चुरा लेता है। उसको मनाने का ही प्रियतम को इस सीजन में अलग ही मज़ा है। मोरन को शोर घन गोर चहु ओरन, जो मोर है उनकी जो शोर है, उनका जो शोर शराबा है, एक तरीके से उनकी आवाज़ जो है चारों ओर गूंज रही है। हिडोरन को वृंद छवि छावनो लागे, हिडोरन यहाँ पे झूलों को कहा गया है। जो झूले हैं उनकी छवि हमें चारों ओर दिखाई देती है, क्योंकि सावन का महीना भी इसी टाइम पे आता है जब चारों तरफ झूले पड़ जाते हैं और वहाँ पे झूले जो है झूले जाते हैं। ने सर सावन में मेह बरस सावन में, ऐसा लगता है कि सावन में जो है वो प्रेम का ही जो है एक तरीके से नेह मतलब प्रेम जो है वो बरस रहा है, ठीक है। सावन में झूलबो सुहानो लागत है, और सावन का जो महीना होता है उसमें तो हमें झूलना जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, हम बहुत ज़्यादा झूलते हैं इस सीज़न में, ठीक है। झूला झूलना बहुत हर कोई पसंद करता है इस सीज़न में। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म ही कर देते हैं आज के। पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? जैसे हम पहले छंद की बात करें तो उसमें जो है ऋतुराज का वर्णन है, वसंत ऋतु का वर्णन है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इस ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं? इस ऋतु में सबसे पहला तो बाग बगीचों में भौरों की भीड़ आ जाती है। इसके साथ जो फल है जो वहाँ पे जो है बौर आ जाते हैं, ठीक है, तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं बाग बगीचों में, आम की पेड़ों की डालियों पे बौर आ जाते हैं, और इसके साथ साथ पक्षियों के समूह भी अलग अलग आवाज़ करने लग जाते हैं। और की बार आवृत्ति में अर्थ की विशिष्टता उत्पन्न हुई है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो और जो वर्ड है बार बार उसने आवृत्ति की, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, बार बार ये वर्ड यूज़ किया गया और है, तो ये इसलिए है कि इसका जो अर्थ होता है इसका मतलब और होता है, इसके अलावा भी और, तो ये बहुत ही प्रभावी ढंग से उत्पन्न हुआ है। वसंत के आगमन के बाद हम देखते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे चमत्कारी परिवर्तन हो गए हैं। तो और जो वर्ड है वो इसी लिए जो है दर्शाता है कि इसके अलावा जितना जो कवि ने लिखा है उसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और ही प्रकार की वृद्धि हो गई है, हर एक चीज़ में हर किसी के उत्साह में वृद्धि हो गई है, नयापन हमारे सामने आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है। अब चलिए, अब सीधी सी बात है, पद्माकर हैं तो अलंकार तो होंगे ही होंगे, और सबसे अनूठा यूज तो अलंकार अनुप्रास का ही किया जाता है, एक तरीके से कहा जाता है शब्दों से खेलना, तो वही होता है। जैसे और भांति कुंचन में गुंजरत भीर भौर और डोर झोरन पे बौरन के हो गए, ठीक है, इसमें भ और र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार के रंगों में डूब गया है? सब जो है एक तरीके से इधर से उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घर के आगे पीछे होली खेल रहे हैं, सब किसी को होश नहीं है, चारों तरफ हुड़दंग ही हुड़दंग है, कहा जाता है ना मस्ती वाला माहौल है एकदम से। तो एक गोपी जो है किसके प्रेम में? कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रेम में ही जो है रंग गई है, श्याम रंग चढ़ गया है उसको, और वो उस रंग को जो है निचोड़ के उतारना भी नहीं चाहती है, उस रंग में डूबे रहना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो उसको निचोड़ेगी तो वो जो है श्याम का जो प्रेम है, जो रंग है, वो भी चला जाएगा, और वो किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उससे कुछ किया, वो निचोड़ा भी नहीं जा रहा और किसी और की बात वो सुन भी नहीं रही है। नेक्स्ट है बौरत तो बौरियों पे निचोरत बने नहीं, यहाँ पे यही कहा गया है कि बोरते हुए तो मैंने श्याम रंग में जो है बोल लिया खुद को, प्रेम के रंग में डूब गई मैं, लेकिन अब निचोड़ते, अब इस रंग को जो है खुद से अलग करते हुए, श्री कृष्ण के प्रेम को खुद से अलग करते हुए मुझसे नहीं बन रहा है, मैं इस रंग को निचोड़ने पे या निकालने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया है? जैसे अगर मैं भाषा की बात करूँ तो सुव्यवस्थित है, सरस है, प्रभावपूर्ण है, ठीक है, एकदम एक जो है ना फ्लो में चलती रहती है, इसमें सभी गुणों का समावेश अगर मैं देखती हूँ, गति है, गतिमान है, ठीक है, भाषा पे पूरा अधिकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग, और ब्रज भाषा की बात करूँ तो बहुत मधुर होती है, बहुत ही मिठास लिए हुए होती है, जगह जगह
लाक्षणिक शब्दों का भी प्रयोग है। लेकिन जब हम भाव सौंदर्य की बात, जैसे कि अनुप्रास अलंकार का भी यूज़ किया गया है चुराई चित चोरा चोरी जैसे वर्ड्स में, लेकिन जब भाव सौंदर्य की बात करती हूँ तो वो भाव का भी चित्रण एकदम, वो कहते हैं प्रभावशाली बना है। जैसे बोरियो तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं, श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रियल है, चीज़ें हमारे आंखों के सामने चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि तीसरे पद में कवि ने सावन ऋतु की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले बाग बगीचों में जो है भौरे गुंजायमान हो गए हैं, सावन का में मल्हार गीत की तरह सुनाई दे रहे हैं। दूसरे की बात करें तो प्रियतम जो है प्राणों से प्यारा लगता है इस समय, उसको मनाने में भी अपना एक अलग ही अंदाज है या अलग ही मज़ा है। इसके साथ सावन के महीने में प्रेम बरसता है, चारों तरफ जो है झूले पड़ चुके हैं, झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है गुमानोते मानोते में क्या सौंदर्य छिपा हुआ है। इसमें है कि वर्षा ऋतु में प्रियतम को जो मनाना है, मान कर बैठा हुआ है, रूठा हुआ है उसका प्रियतम, उसका जो प्रेमी है, लेकिन उसको भी मनाना बहुत अच्छा प्रतीत होता है। वर्षा ऋतु है ही मिलन की ऋतु, तो उसमें रूठे हुए प्रिय को मनाना है, प्रियतम को मनाने का अपना अलग ही मजाक कह सकते हैं, होता है। ठीक है, अब ये व्याख्या आप मेरी जो है समझाने के अनुसार खुद ही कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।